बहू ये मेरा घर है, कोई होटल नहीं, जो जब मन होता है किसी को भी अपने मायके से यहाँ बुला लेती हो। सुना है तुम्हारे माँ-बाप अगले हफ्ते यहाँ आने वाले हैं। देखो उनके आने और मिलने पर कोई रोक नहीं है। बस वो यहाँ रुक नहीं सकते। अपने रहने का इंतज़ाम वो किसी होटल में कर ले, यही अच्छा होगा, वरना मैं उन्हें साफ बोल दूँगा कि हमें उनका यहाँ रुकना पसंद नहीं है। वैसे भी एक तुम्हारे ही माँ-बाप देखे हैं, जो खर्चा बचाने के लिए बेटी पर बोझ बनने पर उतारू हैं। यहाँ तो बेटी के घर का पानी पीना भी पाप माना जाता है। सुबह सास-ससुर की चाय देने आई रोहिणी, उनकी ये बातें सुनकर बड़ी दुखी हुई। पहली बार तो उसके मम्मी-पापा यहाँ आ रहे थे, उसमें भी इन लोगों ने सुना दिया। वैसे भी वो कोई खुशी से नहीं, मजबूरी में यहाँ आ रहे हैं। माँ को लीवर में परेशानी के चलते यहाँ के बड़े अस्पताल में दिखाना ज़रूरी हो गया है। ऐसे में कुछ घंटे के लिए वो क्या होटल में रुके, यही सोचकर भाई ने पहले उससे बात की थी और कहा भी था कि वो अपने सास ससुर से इस बारे में पूछ ले। अगर उन्हें आपत्ति हुई तो वो हॉस्पिटल में ही इंतज़ार कर लेंगे। वैसे भी उन्हें सिर्फ डॉक्टर को दिखाकर सेकंड ओपिनियन ही लेना है। ऐसे में हॉस्पिटल में बैठकर इंतज़ार करने से अच्छा होगा कि वो इंतज़ार का समय वे अपनी बेटी के साथ बिताएं। जब उसने सास से पूछा तो वो बड़ी भली बनते हुए बोली थी, बहू ये भी कोई पूछने की बात हुई, ये घर भी तो उनका ही है, वो जब चाहे आ सकते हैं। और अब ससुर के कान भरकर उनसे मना करवा दिया। जो ससुर उनकी कोई बात नहीं टालते, वो इस बात के लिए भी मना नहीं कर सकते, ये उसे अच्छे से पता है। असल में वो इस बहाने घर में अपनी ताकत दिखा रही हैं कि उनकी मर्जी के बिना यहाँ कुछ नहीं होता। वो कौन सा उनकी सत्ता को चुनौती दे रही थी। उसने उनसे ही तो पहले पूछा था, फिर पहले हाँ बोलकर अब ना का कारण उसकी समझ से बाहर था। शायद उसे परेशान करना ही उनका मकसद है। अब वो भाई को कैसे मना करे, यही सोचते हुए वो रसोई की तरफ आ रही थी कि तभी देवर से टकरा गई। ओह सॉरी भाभी, नीरज बोला तो वो बोली, मुझे भी माफ़ करें, मेरा ध्यान कहीं और था। नीरज बोला, क्या बात है भाभी, आप कुछ परेशान लग रही हैं। वो बोली, कुछ नहीं भैया, बस ऐसे ही। अब वो क्या बताए उसे। करण भी यहाँ नहीं थे जो उनसे बात करती। नीरज भाभी की उलझन समझ रहा था। उसने कहा, भाभी भैया भी कहती हो और परेशानी भी नहीं बताती। क्या पता मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। अब रोहिणी उसे सब बता देती है और कहती है, अब उनको मना कैसे करूं, यही सोच रही हूँ। नीरज बोला, आप टेंशन मत लो, उन्हें आने दो, मैं सब देख लूँगा। रोहिणी बोली, भैया मैं नहीं चाहती मेरे कारण कोई। नीरज बोला, भाभी उस हॉस्पिटल में मेरे दोस्त के पिताजी भी हैं, इसलिए मैं उससे बात करके आपके पेरेंट्स का काम जल्दी करवा दूंगा। इस तरह ना उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा, ना आपको उन्हें मना करना होगा। उसने ऐसा ही किया और रोहिणी के माता पिता और भाई डॉक्टर को दिखाकर बेटी और उसके परिवार से मिलकर लौट गए। इस तरह से उनका समय और सम्मान दोनों बच गया। रोहिणी नीरज की आभारी थी। उसने सही समय पर मदद करके उसकी भी इज्जत बचाई थी, वरना सब क्या सोचते कि शादी के बाद उसका अपने ससुराल में इतना ही मान है कि वो कुछ देर के लिए अपने माँ बाप को भी नहीं बुला सकती। अब उसे इंतज़ार था तो सास को सबक सिखाने का, जो काम के लिए तो ये घर उसका बना देती थी, पर पहली बार जब उसे अपने घर की ज़रूरत पड़ी तो उसे मना करने में ज़रा भी नहीं सोचा। जल्दी ही वो अवसर भी आ गया। इस बार सास के मायके से उनके भाई का परिवार आ रहा था। उन्होंने तुरंत आदेश जारी कर दिए, घर के सारे पर्दे और सोफे कवर बदल डालो, बेड पर नई चादर भी बिछा दो, क्योंकि घर में कोई दूसरा कमरा नहीं है, इसीलिए नीरज के कमरे में उनके सोने की व्यवस्था कर दो। वो बस 2 दिन के लिए यहाँ आ रहे हैं। तब तक नीरज छत पर सो जाएगा या फिर किसी दोस्त के यहाँ रुक जाएगा। वैसे भी उसके एग्ज़ाम पास हैं, तो ऐसे में उसे यहाँ तो पढ़ने का मौका मिलेगा नहीं। भाभी के साथ उनकी बहू भी होगी, तो वो तुम्हारे साथ सो जाएगी। करण बाहर वाले कमरे में अपने पापा के साथ सो जाएगा। मैं और भैया भाभी नीरज के कमरे में फिट हो जाएंगे। वैसे भी इस उम्र में नींद किसे आती है, हम तो बातें ही करेंगे। खाने में सब उनकी पसंद का बनेगा। याद रहे उन्हें तेल खाने की आदत नहीं है, तो जब तक वो यहाँ हैं सब घी में ही बनाना। उनकी उत्साह पर पानी डालते हुए बहू बोली, माँ जी आप तो कह रही थी कि आपके यहाँ बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, और एक आप है कि घी खिलाने की बात कर रही हैं। सास उसकी बात समझ गई और बोली, वो नियम माता पिता के लिए हैं, भाई भाभी के लिए नहीं। अच्छा तो ये खास नियम आपके मायके वालों पर लागू होता है, क्योंकि हम जब दीदी के यहाँ गए थे तो आपने सख्त निर्देश देकर भेजा था कि बेटी के यहाँ का पानी भी नहीं पीना है। हम भी तो भाई भाभी ही थे, हमें तो किसी ने पानी तक नहीं पूछा। सास बात बनाते हुए बोली, शालू के ससुराल वाले ऐसे ही हैं बहू, पुरानी सोच और छोटे दिल के। अब वो बेचारी क्या करती, नियम तो ससुराल के ही मानने होंगे उसे। फिर तो आप भी छोटे दिल की हुई माँ जी, क्योंकि जब मेरे माता पिता आ रहे थे
तब कुछ ऐसे ही नियम आपने भी गिना दिए थे। अब जब खुद के मायके से लोग आ रहे हैं तो आपका दिल इतना बड़ा हो गया कि सब देसी घी में बनाने चली हैं, वरना मुझे तो घी को हाथ भी नहीं लगाने देती। उन्होंने ससुर की तरफ देखा तो वो पत्नी की सहायता के लिए कूद पड़े। बहू, ये घर मेरा है और किसे बुलाना है किसे नहीं ये मैं तय करूंगा। तुमसे जो कहा जा रहा है उतना ही करो, फालतू जबान मत लड़ाओ। करण भी बोल पड़े, रोहिणी, मामा मामी आ रहे हैं तो प्लीज़ ये सब छोड़कर उनके आने की तैयारी करो। इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। पापा, आपने ये अच्छा नहीं किया। जब मेरे ससुराल से कोई आता है तो आप लोगों का मुंह बन जाता है और अपने ससुराल वालों का स्वागत करते हैं। ऐसे में रोहिणी का बोलना सही है। अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। रोहिणी, तुम जाकर काम देखो। अब आ चाहे कोई भी रहा हो, हैं तो मेहमान ही। उनके लिए अच्छा करना हमारा फर्ज बनता है। वो इसे अपना घर समझते हैं तभी तो आ रहे हैं। ऐसे में ये मन मुटाव उनके सामने जाहिर नहीं होना चाहिए। करण की बात उसे माननी पड़ी, वरना दोनों का झगड़ा होता और सास फायदा उठाती। लेकिन इतनी आसानी से वो सास को माफ नहीं करने वाली। अगले दिन मामा मामी सब परिवार आ पहुंचे। उनके साथ बेटा बहू, दो बच्चे और बेटी भी थी। कुल 7 जन थे और 5 आदमी उनके घर के थे। इस तरह से कुल 12 आदमी का खाना बनाने की जिम्मेदारी रोहिणी पर आन पड़ी। अपनी बहू और बेटी को काम से बचाने के लिए मामी ने उन्हें थका हुआ बताकर सोने के लिए बोल दिया। सास और मामी बातों में लग गई। किचन में मदद के नाम पर कोई झांका तक नहीं। यहाँ चाय नाश्ते के बर्तनों से ही सिंक भर गया और अभी तो खाना बाकी था। उसकी मदद के लिए नीरज आया तो सास ने उसे बहाने से बाहर भेज दिया। करण उठने लगे तो मामी ने रोक दिया। कहाँ रसोई में घुसे जा रहे हो करण? थोड़ी देर मेरे पास बैठो, बहू सब कर लेगी, कोई ज्यादा काम थोड़ी है। रोहिणी समझ गई कि सास और मामी की मिली भगत है। ये जानबूझकर सबको रसोई से दूर रख रही हैं। रसोई से आती बर्तनों की आवाज़ सुनकर करण भी समझ रहे थे कि रोहिणी का मूड खराब है। माँ, मामी, भाभी और बहन सब थी, फिर भी वो अकेली काम कर रही थी। ये सच में गलत बात थी। माँ ने जैसे ही खाने की सूची रोहिणी को बताई, उसने सर पकड़ लिया। यहाँ मेहमान नवाजी के बहाने उसकी पत्नी से बदला निकाला जा रहा था। वो भी मामी के घर गया था। उसे तो किसी ने ऐसे पकवान बनाकर नहीं खिलाए। शादी के बाद जब पहली बार वो सपरिवार मामा के यहाँ गया था तो माँ ने तुरंत रोहिणी को भाभी की मदद के लिए रसोई में भेज दिया था, जबकि उनकी मदद के लिए मामी की बेटी टीना भी थी। लेकिन यहाँ सब बैठे हैं और उसकी पत्नी अकेले काम में लगी है। उसने सोच लिया, अब रोहिणी कुछ करेगी तो वो बीच में नहीं बोलेगा। जब माँ उसके साथ ऐसे करेंगी तो वो जवाब तो देगी ही। सब अपने में मगन बैठे थे। दोपहर को खाने के टेबल पर वो सब था जो माँ ने रोहिणी को बताया था। ये देख करण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने बिना किसी शिकायत के अकेले सब बना भी लिया। जब सबका खाना हो गया तो रोहिणी बोली, माँ जी, खाना हो गया है, अब मुझे इजाज़त दे। मेरी सहेली के घर शाम को पूजा है तो मैं वहाँ हो आती हूँ। सास बोली, ठीक है, पर रात के खाने से पहले लौट आना। भाभी की उम्र हो गई है और मेरी भी इतनी हिम्मत नहीं जो इतने बर्तन साफ करूं। बहू और रीना अभी थके हुए हैं तो ये भी तुमको ही धोने हैं। हाँ, कल वो दोनों तुम्हारी मदद कर देंगी, पर आज तो उन्हें आराम ही करने दो। रोहिणी चली गई और उसके बाद ससुर जी ने अपना फ़ोन देखा तो पता चला 5,000 की पेमेंट की गई है किसी रेस्टोरेंट में। तब पता चला कि ये सब खाना तो होटल से मंगवाया गया था। अब सब रोहिणी को फ़ोन करे पर वो फ़ोन उठाए ही नहीं। करण सब समझ गया, ये उसका जवाब था। रात को भी वो नहीं आई, बल्कि मैसेज डाल दिया कि वो अभी नहीं आएगी। अब खाना मामी की बहू और बेटी को बनाना पड़ा और बर्तन साफ करने पड़े मामी और माँ को। करण सब देख रहा था और मन ही मन खुश भी था कि अच्छा सबक सिखाया रोहिणी ने इन्हें। अब माँ को समझ आ गया होगा कि घर भले ही उनका हो पर बहू के बिना काम नहीं चलता। आगे से वे उसके साथ ऐसे बदले निकालने से पहले ज़रूर सोचेंगी। मामी यहाँ घूमने आई थी पर अब तो रसोई में ही घूम रही थी। ननद पर झाड़ भी मार चुकी थी कि जब बहू काबू की नहीं थी तो हमें यहाँ बुलाया ही क्यों। हम यहाँ तुम्हारी रसोई बनाने नहीं आए थे। तुम्हारे कारण मेरी बहू भी ये शिक्षा ग्रहण कर चुकी है। कौन जाने कब ये भी इसी पैतरे को मुझ पर आजमा डाले। खैर, किसी तरह से वो लोग यहाँ से गए और रोहिणी घर लौटी तो सास ससुर उस पर बरस पड़े। ये कैसी हरकत थी? यहाँ घर पर मेहमान आए और तुम चलती बनी। जानती हो हमारी कितनी बेइज्जती हुई। अब तुम यहाँ क्या लेने आई हो? वहीं जाओ जहाँ अब तक थी। करण बोल दे इसे, अब ये यहाँ नहीं रह सकती। रोहिणी ये सब करण के समर्थन से ही तो कर पाई थी, इसीलिए उसे कोई डर नहीं था। वो बोली, ठीक है, चली जाती हूँ, पर जाने से पहले मेरा सारा गोल्ड और सामान भी देना होगा। ये सुन सास ससुर की हवा निकल गई और वे बोले, गलती की माफ़ी मांगने के बजाय तुम तो लड़ने पर उतारू हो गई। करण, तू कुछ कहता क्यों नहीं? करण बोला, माँ, प्यार दोगी तो सम्मान मिलेगा। ऐसे दूसरों के लिए अपने घर में झगड़ा कौन करता है? वैसे भी रोहिणी ने जो किया सही किया।
मेहमान उसके नहीं थे जो आपने सब जिम्मेदारी उस पर डाल दी। ऐसे में उसे चुपचाप ये सब सहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, तो इसने ये सब तेरी शय पर किया है, ऐसा ही समझ लो पापा। आप भी तो माँ का साथ देते हैं, फिर मैं अपनी पत्नी का साथ क्यों ना दूँ? आगे से इस घर में मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। करण के साफ सच्चे बोल सुनकर माँ-बाप चुप हो गए। घर में बहू के साथ गलत की शुरुआत तब होती है जब बेटा माँ-बाप की गलत बातों में चुप्पी साध कर पत्नी का साथ देने से पीछे हट जाता है। अगर हर लड़का करण के जैसे सही को सही कहने की हिम्मत दिखाए तो घर के सारे झगड़े ही खत्म हो जाए। रोहिणी सच में लकी थी। इसी तरह की और भी पारिवारिक कहानियाँ पाने के लिए तेरी मेरी कहानियों को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।